नमस्कार, एल आई आर स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एल आई, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है जो जानता हूं उस पर अमल क्यों नहीं कर पाता। ये अध्याय हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई है। तो जानेंगे इस पर आचार्य जी के विचारों को विस्तार से। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, आपसे और जगह जगह से ऐसी बातें सुनता हूँ, पर जब अपनी जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो रोकती है। इसकी वजह क्या है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, देखो, हर आदमी के भीतर दो आदमी होते हैं, एक असली आदमी और एक नकली आदमी। और ध्यान ना दो तो पता ही नहीं चलता कि कौन असली है और कौन नकली। ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, इनका एक ही नाम होता है। इनमें अंतर बस इतना होता है कि जितना कि एक आदमी और उसकी तस्वीर में, मूर्ति में, तो हम सब दो हैं और कुछ कह नहीं सकते कि उसमें से असली कौन है। बस ये पक्का है कि दो हैं। असली वाले को भी होने का हक है और नकली वाले को भी होने का हक है। हक नहीं होता तो वो होता ही नहीं। उसको नकली कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको गाली दी जा रही है। नकली सिर्फ इस अर्थ में कहा जा रहा है कि उसके पास अपना कुछ नहीं होता। वो जो भी पता है कहीं और से पता है। वे बताते हैं कि जब किसी को ज्ञान देना होता है तो हम क्या करते हैं? मुंह ही तो चलाते हैं। मुंह तो कठपुतली भी चला लेती है, मुंह तो रेडियो टीवी भी चला लेते हैं। तो नकली वाले का काम वहां तक चल जाता है जहां मुंह चलाना, जहां कुछ असली करने की बात है, जहां जिंदगी सामने आती है, तब नकली वाला पीछे हट जाता है। अब नकली वाले का काम है पीछे हटना, वो हटेगा। जब नकली वाला अपने ही होने से बहुत परेशान हो जाता है तो असली वाले के लिए जगह बन जाती है। जब तुम अपने ही कायरता से परेशान हो जाते हो तो तुम कहते हो, यार ये कायरता बहुत हुई, और तब तुम हिम्मत करके असली बदलाव लाते हो। नहीं तो नकलीपन चलता ही रहता। जब तक आदमी उसे झेल सकता है झेलता है। ऐसे ही चल रही है दुनिया। प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि सर, कभी कभी मैं असली में चाहता हूं कि कुछ बदलाव लाना है, पर जिंदगी की परिस्थितियां नहीं होने देती। ऐसा क्यों? आचार्य जी बोलते हैं, क्यों है का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दुनिया ऐसी ही है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर, ऐसे तो मैं वो काम कभी पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। आचार्य जी बोलते हैं, मत करो। करे बिना अगर चैन मिल जाता हो, मत करो। दुनिया तुम्हें रोकती है, तुम्हें रुकना है, तुम रुक जाओ। मैं तुम्हें कितना ही बता लूं कि दुनिया धुएं से तबाह हो रही है, तुम उसके बाद भी सड़क पर धुआं छोड़ सकते हो जाकर। मेरा सारा समझाना बेकार हो जाएगा। वे बताते हैं कि जहां बदलाव आते हैं वहां इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ होता है जो कहता है कि बस बहुत हुआ। और अगर तुम्हारा वो समय, वो बिंदु अभी नहीं आया है तो तुम्हें कोई लाख प्रेरित कर ले, तुम बर्दाश्त करते ही रहोगे, तुम विद्रोह नहीं करोगे। अगर तुम्हारा अभी वो बिंदु नहीं आया है जहां पर तुम्हारा दिल ही चिल्ला करके ये बोल दे कि हाँ, तो तुम हिलोगे नहीं। और वो बिंदु किसी का खींच तान के नहीं लाया जा सकता। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता प्यार करने के लिए, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता विद्रोह करने के लिए। तुम खूब बोल सकते हो, जिसे समझ में आना है केवल उसे ही आएगा, वरना तुम सालों की मेहनत लगा लो, वो व्यर्थ ही जानी है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर, मान लीजिए कि वो मौका आ गया, जो करना था कर लिया, पर अब उसके आगे जो होगा उसको कौन देखेगा? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, देखो, जीवन में कभी ऐसा भी मौका आता है जब आदमी ये नहीं सोचता कि आगे क्या होगा। जो लोग समझौते कर लेते हैं उनके पास यही तो बहाना होते हैं ना, कि देखो हमने भविष्य का ख्याल किया इत्यादि। वो बड़े समझदार लोग होते हैं। फिर एक मौका आता है जब आप समझदारी छोड़ देते हो। आप कहते हो कि मैं सोचना ही नहीं चाहता कि नतीजा क्या निकलेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं करना तो नहीं करना। प्यार और विद्रोह दोनों बात जवानी की है। जवानी ही प्यार और विद्रोह कर सकती है। न प्यार जबरदस्ती कराया जा सकता है, न विद्रोह। वे कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हो रहे हो, तुम पीते रहोगे, तुम झेलते रहोगे। कोई होता है जो नहीं पीता नहीं झेलता, वो खड़ा हो जाता है। उसमें और तुम में क्या फर्क है? अब क्या बताएं? तुम ही हो सकता है कि एक दिन कह दो कि अब नहीं बर्दाश्त करना। उस दिन क्या खास हो जाएगा मैं कैसे बताऊं? जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ गलत है तो ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ गलत है।
तुम्हारे अपने भीतर जो गलत है तुम्हें उसके खिलाफ भी तो खड़ा होना है ना। तुम अपनी ही कितनी नाकामियों को, मकारियों को झेलते जाते हो, पनाह दिए जाते हो। कितने ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। एक दिन आता है जब तुम कहते हो कि मुझे अगर पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो नहीं करूँगा, ना समझी में कर लिया तो कर लिया, पर अब अगर पता है कि कुछ गलत है तो नहीं करूँगा। वो दिन कब आएगा हम नहीं बता सकते। अपने ही नकली चेहरे के प्रति विद्रोह कर पाना जरूरी तो बहुत होता है, पर जबरदस्ती नहीं हो सकता। अब ये बड़ी असहाय स्थिति है कि जो चीज़ सबसे ज़रूरी है उसमें तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वे आगे बताते हैं कि तुम किसी भी आदमी से मिलो जो दुर्गुणों में घुसा हुआ है, तुम अगर उसे जा कर के बताओ कि देखो तुम गलत निर्णय ले रहे हो, तुम बिल्कुल गलत जिंदगी जिए जा रहे हो 20 साल से, वो कहेगा हाँ मुझे पता है मैं गलत हूँ पर मुझे ऐसे ही रहना है, या वो कहेगा मुझे पता है मैं गलत हूँ पर मैं करूँ क्या, मेरा बस नहीं चलता। अब ऐसे में तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारा भी तो यही तर्क रहता है ना कि हाँ मैं जानता हूँ कि गलत है पर फिर भी करना है। तो फिर इंतजार करो। अगर अभी ये तर्क तुम पर कारगर है तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा वो वक्त नहीं आया है, पर आता है, एक वक्त आता है जब तुम कहते हो कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत क्यों रहूँ। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि हम अपने बारे में जानकर भी अनजान रहते हैं क्योंकि हम उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाते जिसे हमें छोड़ना हो। ये बुक समरी आपको कैसी लगी या आप अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं फिर आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।